अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। आज पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एंड इंथैल्पी। आपके चैप्टर का नेम है एनर्जेटिक्स। अगर आप वर्ड पे गौर करें ना तो एनर्जेटिक्स का वर्ड ही रिलेटेड है एनर्जी से। तो पहले हम एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम डेली खुराक खाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और उस एनर्जी की वजह से हम अपने रोज़मर्रा के मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इसी तरह गाड़ी में इंजन होता है, वो इंजन गाड़ी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से गाड़ी मूव करती है। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो है जाउल या किलो जाउल, जिसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं। इसके अलावा भी एनर्जी का यूनिट है, जैसे कैलोरीज आपने सुना होगा। कैलोरी भी बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूनिट हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जाउल या किलो जाउल। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफन इंटर कन्वर्टिबल। वो कहता है कि जो एनर्जी है ना वो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ शक्लों में है, मुख्तलिफ फॉर्म्स में है, और वो फॉर्म्स आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकती हैं। अब जैसे अगर आप ग्राफ को देखें तो इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए हुई हैं, जैसे थर्मल एनर्जी जो हीट एनर्जी में मिलती है। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी आती है, उसको थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल उसने दी है रेडिएंट एनर्जी, जो सूरज से रेडिएशंस आ रही है ना उनके अंदर भी एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी के जब हम किसी चीज़ को ग्लो करते हैं, जैसे बल्ब ग्लो हो रहा है तो उसमें से लाइट एनर्जी निकल रही है। केमिकल एनर्जी जो खुराक हम खा रहे हैं उसमें होती है केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बिजली वाली एनर्जी है जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करती हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फिर है ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये एनर्जी ज़मीन के अंदर होती है ग्रेविटी की वजह से। और आखिर में है मैकेनिकल एनर्जी, कि जब हम कोई फिजिकली काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कील को ठोक रहे हैं तो हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स है और इन फॉर्म्स को हम एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम खुराक खाते हैं, खुराक के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, तो हमारी बॉडी उस केमिकल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है और हमें वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ मैकेनिकल काम कर सकते हैं। इसी तरह जो बल्ब होता है वो ग्लो करता है, उसके अंदर बिजली आती है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, और वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ये एनर्जी की जो डिफरेंट हालतें हैं एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकती हैं। आगे वो कहता है इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न्ड विद टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कहता है जो केमिकल एनर्जेटिक्स है यानी केमिस्ट्री में जो एनर्जी की हम बातें करते हैं उसमें हम मेनली दो एनर्जी फॉर्म पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी को और दूसरा हम पढ़ते हैं हीट एनर्जी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। अब ये एनर्जी कहाँ पे होती है? कहता है ये एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होती है। अब मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है ना, वो एटम्स से मिलकर बनता है। तो एटम्स आपस में क्या बनाती हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं। तो उन बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये पानी का मॉलिक्यूल है। अब पानी के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन के एटम्स है। अब यहाँ पे देखिए दो बॉन्ड्स है, एक ये वाली बॉन्ड है और एक दूसरी ये वाली बॉन्ड है। अब इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? जैसे खुराक है, खुराक में भी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। बैटरीज जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है। गैसोलीन यानी जो पेट्रोल है उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है। कोयले के अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है। एक्सप्लोसिव यानी धमाका के मवाद उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। इसी तरह नेचुरल गैस जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। दूसरी फॉर्म है हीट एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड अब्जॉर्ब व्हेन इट इज़ ब्रोकन। अब ये एनर्जी कब निकलती है या अब्जॉर्ब होती है? जब भी कोई बॉन्ड टूटता है या वो बनता है तो ये हीट एनर्जी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मसलन अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, और अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है, केमिकल बॉन्ड टूट रहा है, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो होगी हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी की मुख्तलिफ एग्जांपल है, जैसे बॉयल वाटर, जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे हीट एनर्जी यूज़ हो रही है। इसी तरह जब आइसक्रीम मेल्ट होती है तो वो भी हीट की वजह से मेल्ट होती है। कैंप फायर, जब हम लकड़ियों को आग लगाते हैं तो वहाँ से हमें हीट एनर्जी मिलती है। और जब हम ब्रेड को ओवन में बेक करते हैं तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब हम एनर्जेटिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। कहता है इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस डैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर जो एनर्जी चेंजेस हो रही हैं, एनर्जी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सारी जो एनर्जी की चेंजेस होती हैं ना वो हम किस में स्टडी करते हैं? वो हम एनर्जेटिक्स के टॉपिक में स्टडी करते हैं। आगे कहते हैं दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय द मेकिंग
एंड द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब ये चेंजेस आती क्यों है एनर्जी के अंदर, वो चेंजेस क्यों आती हैं, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होता है ना उसके अंदर कुछ बॉन्ड टूटती हैं और कुछ बॉन्ड्स बनती हैं, जिसकी वजह से उस पूरे रिएक्शन में एनर्जी चेंज होने लग जाती है। तो ये एनर्जेटिक्स उसको डील करती है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द वीक बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक वाइल इन प्रोडक्ट्स न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। कहते हैं आमतौर पर ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना उनके बॉन्ड्स आपस में वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से टूट जाते हैं, जबकि जो नए बॉन्ड प्रोडक्ट के बनते हैं ना वो आपस में स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप ये एक डायग्राम देखें तो इसमें क्या है, ए और बी ये रिएक्टेंट है और सी और डी भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब बॉन्ड किसमें बना हुआ है, ए और बी में बॉन्ड बना हुआ है, इस तरह सी और डी के दरमियान बॉन्ड बना है। अब ये रिएक्टेंट्स हैं, इनके बॉन्ड्स थोड़े वीक हैं तो ये आसानी से टूट सकते हैं। अब देखिए ए और बी का बॉन्ड भी टूट गया, सी और डी का बॉन्ड भी टूट गया, तो ये नए बॉन्ड्स दो बन गए हैं। ए और डी में बॉन्ड बन गया है और दूसरा बॉन्ड बन गया सी और बी में। अब ये जो दो नए बॉन्ड्स बने हैं ना, ये दोनों बॉन्ड्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। आगे वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताता है, कहता है बेस्ड ऑन हीट चेंजेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अगर हम हीट चेंजेस की बात करें तो उसकी बुनियाद पर हम रिएक्शंस की दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों टॉपिक्स आगे मज़ीद डिटेल से भी डिस्कस किए गए हैं आपकी बुक में, यहाँ हम सिर्फ इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। पहला नंबर पे है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या होते हैं, कहता है इफ़ अ रिएक्शन इज़ अकम्पनाइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन या ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ हो, यानी हीट एनर्जी बाहर निकले या खारिज हो, उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एवोल्यूशन का मतलब होता है हीट का बाहर निकलना। मसलन बर्निंग ऑफ वुड, जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं वहाँ पे आग प्रोड्यूस होती है, उस आग से हमें हरारत मिलती है, यानी हीट एनर्जी बाहर निकलती है। तो इस हीट एनर्जी को बाहर निकलने के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह कार इंजन रनिंग, जब भी कार का इंजन रन करता है तो वो हीट अप हो जाता है, तो उसमें से भी क्या निकल रही होती है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो ये भी रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। दूसरी टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने देखा था कि हीट जो है ना वो सिस्टम से रिलीज़ होती है, यानी कि खारिज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, एंटर होगी। इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। मसलन मेल्टिंग ऑफ आइस, जब भी बर्फ़ पिघलनी होती है तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघलती है। तो ये हीट का एब्जॉर्ब होना बर्फ़ के अंदर, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुकिंग एंड एग, जब भी एग को कुक करना होता है तो हमें उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो एग उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो कुक हो जाता है। तो ये भी रिएक्शन कौन सा हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर ये डायग्राम आप देखें तो डायग्राम में आग जल रही है, उस आग से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, तो हीट रिलीज़ हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि इस डायग्राम में देखें तो बर्फ़ हीट एग को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे वो कहता है इन एनर्जेटिक्स वी नॉट ओनली इनकाउंटर हीट विच कम्स आउट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बट आल्सो अनदर क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड इंथाल्पी। कहता है एनर्जेटिक्स के अंदर हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हीट जो है वो केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है कि बाहर निकल रही है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि वो हीट कितनी अमाउंट में है, उसकी क्वांटिटी क्या है, और उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इंथाल्पी। तो पहले हम इंथाल्पी को डिफाइन करते हैं। इंथाल्पी और हीट कंटेंट इज़ डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। कहते हैं किसी भी कंपाउंड में कितनी थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी कहते हैं, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी स्टोर है, उसकी मिकदार कितनी है, उसको हम कहते हैं इंथाल्पी। तो इंथाल्पी का यूनिट क्या हुआ, द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज़ किलो जाउल पर मोल। ये इसका यूनिट है किलो जाउल पर मोल, के एक मोल में कितने किलो जाउल एनर्जी स्टोर हुई है। When this energy is absorbed during reaction, the total enthalpy of the system increase। अब देखिए कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसकी इंथाल्पी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। When the energy is evolved during a reaction, the total enthalpy of the system decrease। जबकि अगर उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बाहर निकल रही है, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसकी टोटल इंथाल्पी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे है केमिकल एनर्जेटिक्स वर्सेस थर्मोडाइनमिक। यहाँ पे उसने कंपेयर किया है केमिकल एनर्जेटिक्स को और थर्मोडाइनमिक्स को। कहता है कि केमिकल एनर्जेटिक्स इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडाइनमिक्स। बेसिकली जो थर्मोडाइनमिक्स है ना, ये केमिस्ट्री की एक बड़ी ब्रांच है, इसमें हम ना काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो कहता है जो केमिकल एनर्जेटिक्स है ना, ये थर्मोडाइनमिक्स का एक छोटा पार्ट है, यानी कि ये इसका हिस्सा है। इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल एनर्जेटिक्स को हमने भी डिफाइन किया कि इसमें हम एनर्जी चेंजेस को पढ़ते हैं कि एनर्जी की चेंजेस क्या आ रही हैं कोई भी रिएक्शन के दौरान।
जबकि जो थर्मोडाइनमिक्स है, इट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल सिस्टम। जबकि थर्मोडाइनमिक्स में हम दो बातें पढ़ते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं कि एनर्जी चेंजेस क्या आ रही हैं, और हम ये भी देखते हैं कि उन एनर्जी चेंजेस की वजह से प्रॉपर्टीज़ कौन सी चेंज हो रही हैं, उसका सिस्टम पे क्या असर पड़ रहा है, कि उससे चीज़ें क्या निकल रही हैं। तो ये स्टडी हम करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में है सिस्टम एंड सराउंडिंग। इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने एक बीकर है, बीकर समझ लें कि एक बर्तन दिया गया है, उस बर्तन में पानी फिल है। पानी को हम बॉईल करते हैं, नीचे ये चूल्हा जलाया हुआ है, चूल्हा पानी को हीट प्रोवाइड कर रहा है और जिसकी वजह से पानी क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है। अब एक्चुअल काम किस में हो रहा है, एक्चुअल काम हो रहा है पानी के अंदर, के पानी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। तो वो जगह जहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन हो रहा है या वहाँ पे एक्चुअल चेंज आ रहा है, उस जगह को हम कह देते हैं सिस्टम। अब यहाँ पे एक्चुअल चेंज कहाँ पे आ रहा है, पानी के अंदर आ रहा है कि पानी बॉईल करना शुरू कर रहा है, तो पानी हमारा क्या हो गया, सिस्टम। उस सिस्टम के अलावा इर्द गिर्द की जितनी भी जगह हैं उनको हम कह देते हैं सराउंडिंग। जैसे बीकर या बर्तन क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, चूल्हा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो यहाँ से हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड ए सिस्टम। सिस्टम से मुराद वो जगह जहाँ पे एक्चुअल केमिकल या फिजिकल चेंज आते हैं, यानी कि जहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन हो रहा होता है ना, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टम का। द केमिकल रिएक्शन इंक्लूड द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, सोलवेंट, एनीथिंग एल्स विच इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस रिएक्शन। अब सिस्टम में क्या चीज़ें हो सकती हैं, रिएक्टेंट्स आ सकते हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो रिएक्शन के इतने नीचे में बन रहे हैं, कैटलिस्ट आ सकती हैं जो रिएक्शन को स्पीड प्रोवाइड करते हैं, सोलवेंट आ सकता है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, और इसके अलावा जो चीज़ें जो रिएक्शन से रिलेटेड है, तो उन सबको हम क्या नाम दे देंगे, सिस्टम का, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन हो रहा होता है। एवरीथिंग एल्स विच डू नॉट फॉल इन द सिस्टम इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। इसके अलावा जितनी भी चीज़ है जो इर्द गिर्द का माहौल है, उसको हम क्या नाम दे देंगे, सराउंडिंग का नाम दे देंगे। अब आपकी बुक में भी यही एग्जांपल डिस्कस की गई है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, कहता है अगर आप बीकर में पानी को बॉयल कर रहे हैं, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम वाइल एवरीथिंग सराउंडिंग द बीकर लाइक बर्नर एक्सेट्रा विल बी कॉल्ड द सराउंडिंग। वही एग्जाम्पल के पानी को हम क्या देंगे, सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, बीकर है, ये बर्नर है, चूल्हा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। आगे वो कहते हैं व्हेन एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम द चेंज इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट हैज़ पॉजिटिव साइन। अभी हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन किया, उसमें हमने पढ़ा था कि वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कहते हैं अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम में दाखिल हो रही है, यानी कि सराउंडिंग से हीट किस में जा रही है, सिस्टम में जा रही है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, एंडोथर्मिक, क्योंकि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से। जैसे ये उसने डायग्राम में भी शो किया, हीट सिस्टम में एंटर हो रही है, यानी कि सराउंडिंग से वो सिस्टम में एंटर हो रही है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि व्हेन एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, उल्ट अगर हम करें कि एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल रही है और सिस्टम से बाहर निकल के वो कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में, तो उसको क्या कह देंगे, दिस चेंज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड इट कैरीज अ नेगेटिव साइन। और एक्सोथर्मिक को किससे शो करेंगे, नेगेटिव साइन से। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा सिस्टम है ब्लू कलर का, तो यहाँ से हीट निकल रही है और हीट निकल के कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हीट कंटेंट को। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 0 डिग्री टेम्परेचर एंड 760 मिलीमीटर प्रेशर इज़ कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट। कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी हीट मौजूद है 0 डिग्री टेम्परेचर और 760 मिलीमीटर प्रेशर पे, तो उसको हम नाम देते हैं हीट कंटेंट का। जैसे पानी का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर उसका टेम्परेचर ये है और प्रेशर ये है, तो उसके अंदर जितनी भी हीट मौजूद होगी उसको नाम देंगे हीट कंटेंट का। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इंथाल्पी को। इंथाल्पी इज़ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। थर्मोडाइनमिक सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, उसको कहते हैं थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो उस थर्मोडाइनमिक सिस्टम में मौजूद एनर्जी को मेजर करना, इसको कहते हैं इंथाल्पी। द क्वांटिटी ऑफ इंथाल्पी इज़ इक्वल टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में टोटल जो हीट मौजूद है ना, उसको हम शो किससे करते हैं, इंथाल्पी से। इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच। इंथाल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। वाइल द चेंज इन इंथाल्पी विच अ सिस्टम अंडरगोज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा है। जबकि जो अगर इंथाल्पी में कोई चेंज आता है, वो कम या होती है, ज़्यादा होती है, उसको चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच के साथ। द टोटल इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। कहता है कोई भी सिस्टम की इंथाल्पी डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। हाउ एवर द चेंज इन इंथाल्पी डेल्टा एच
ब्रॉट अबाउट इन अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड कंपैरेटिवली इजीली, जबकि जो उसमें चेंज आ सकता है ना हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इंथाल्पी को डायरेक्ट मेजर करना है कि इस टाइम पे इंथाल्पी कितनी है, इसमें हीट कितनी है, इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है। जबकि जो उसमें ही चेंज आ रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आइस जब पानी में कन्वर्ट होती है, आइस सॉलिड होती है और पानी लिक्विड होता है, तो जब आइस पानी में मेल्ट होती है तो उसमें कितनी हीट चेंज हो रही है उसको हम मेजर करेंगे एंथैल्पी के साथ, डेल्टा एच के साथ। अगली डिफाइन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी की। इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज when reactants in their standard states undergo reaction to produce products in their standard states। स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड स्टेट से मुराद है कि कोई भी कंपाउंड जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, वो हमारी नेचर में एक्चुअली में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे पानी नेचर में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन नेचर में गैस की फॉर्म में मौजूद होती है, सोना जो है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो ये इनकी क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो कहते हैं जब भी रिएक्टेंट्स हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है, जो रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में मौजूद हैं वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो प्रोडक्ट्स भी किन में हो? स्टैंडर्ड स्टेट्स में। तो तब जो उसमें चेंज आएगा ना उसकी इंथाल्पी में, उसको हम कह देंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी। जैसे एग्जांपल देखें, CO ये नेचर में गैस की फॉर्म में मौजूद होती है, इस तरह ऑक्सीजन भी नेचर में गैस की फॉर्म में मौजूद होती है। अब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट है उसमें बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी नेचर में किस फॉर्म में होता है? गैस की फॉर्म में। तो ये तीनों चीज़ें अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर मौजूद है। तो जब ये रिएक्शन होगा इसके नतीजे में हीट कितनी रिलीज़ हो रही है? -566.0। तो ये जो एनर्जी है, ये जो हीट है, ये इसकी क्या होगी? स्टैंडर्ड इंथाल्पी होगी। द रिएक्शन इन दिस सिस्टम इज दस एक्सोथर्मिक। अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, विच इज़ गिवन टू द सराउंडिंग। और ये हीट कहाँ पे चली जाएगी? सराउंडिंग के अंदर। अब हम इसको रेट करते हैं। पहले नंबर पर इसने हीट की डिफाइन दी है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट वो एनर्जी है जो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को जब आप ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का टेम्परेचर कम होता है और जो इर्द गिर्द का माहौल है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो वो टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से हीट इन्वायरमेंट से उस बर्फ़ के अंदर जाती है और उस बर्फ़ को मेल्ट कर देती है। वो मैयर हीट इन जाउल्स, हीट को जाउल में मैयर करते हैं। हीट इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। कंट्रेरी टू दिस एंथैल्पी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम। जबकि जो एंथैल्पी है वो सिस्टम का लाजमी जुज़ है, सिंस इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। क्योंकि ये डिपेंड करती है उस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इट्स केमिकल कंपोजिशन, उस सिस्टम की कंपोजिशन क्या है, एंड इट्स स्ट्रक्चर, उस सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। हीट इज़ नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम, क्योंकि जो हीट है वो उस सिस्टम का इसेंशियल पार्ट नहीं है, उस सिस्टम का लाजमी हिस्सा नहीं है। इट जस्ट कम्स एंड गोज़, ये कभी आती है और कभी ये चली जाती है। व्हेन हीट लीव्स और एंटर इन अ सिस्टम इट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ एंथैल्पी। अगर तो हीट एंटर हो रही है या लीव कर रही है तो सिस्टम की ओवरऑल एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। एट अ कांस्टेंट प्रेशर द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें ना, प्रेशर में कोई चेंज ना लेके आए, तो टोटल हीट किसके बराबर हो जाएगी? टोटल एंथैल्पी, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू QP। अब ये डायग्राम अगर देखें तो इस डायग्राम में ये सिस्टम है, यानी कि ये हमारा बीकर है और बीकर के अंदर क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। अगर हम इस सिस्टम के अंदर हीट को एंटर करेंगे तो उस सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। अगर हम इस सिस्टम में से हीट निकालेंगे तो उस सिस्टम की एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट उसने 2 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है, कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन अ फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एनर्जी मेनली हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन क्या हीट के अलावा भी किसी और फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है? येस, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन सेवरल फॉर्म बिसाइड। तो इसका आंसर है येस, हीट के अलावा भी मुख्तलिफ फॉर्म्स है एनर्जी की जो कि मौजूद होती हैं। मसलन लाइट एनर्जी फॉर एग्जांपल इन कंबस्टन और फायरवर्क। जैसे आतिशबाजी जब होती है तो उसमें जो केमिकल एनर्जी है वो कुछ किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। साउंड एनर्जी फॉर एग्जांपल इन एक्सप्लोसिव रिएक्शन, जब कोई धमाका होता है तो उस धमाके में साउंड की भी एनर्जी रिलीज़ होती है। और तीसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे बैटरीज हैं उनमें इन केमिकल एनर्जी कुछ कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम डायरेक्टली। कहते हैं किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी हम डायरेक्ट कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर। अब एंथैल्पी का फार्मूला क्या है?
इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर ज़रब वॉल्यूम। वी कैन नॉट डायरेक्टली मैयर द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अभी जो इंटरनल एनर्जी है ना सिस्टम की, इसको मैयर करना पॉसिबल नहीं है। तो जब इसको नहीं मैयर कर सकते तो इंथाल्पी भी मैयर टोटल नहीं होगी। देयरफॉर वी कैलकुलेट ओनली द चेंज इन इंथाल्पी ड्यूरिंग अ रिएक्शन। इस वजह से हम इंथाल्पी को नहीं मैयर करते बल्कि उसमें आने वाली चेंज को मैयर करते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।